दोस्तों स्वागत है आप सभी का। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 6 नवंबर और 11 नवंबर को होगा, फिर जिसका रिजल्ट 14 नवंबर को डिक्लेयर किया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा। लेकिन इसी बीच जनता की नजरों में सवाल एक छाया हुआ है कि इस बार बिहार की सत्ता किसे मिलेगी। एनडीए रहेगी बरकरार या फिर महागठबंधन की होगी वापसी। यही सब जानने के लिए हम आपके बीच में लेकर आए हैं सभी 243 सीटों का ओपिनियन पोल, जो कि सबसे विस्तृत और सबसे सटीक जानकारी आपको देगा। इस ओपिनियन पोल की शानदार सेशन में हम एक एक सीट का विश्लेषण करेंगे और राजनीतिक विश्लेषण के बाद आपको पूरी जानकारी देंगे कि इस बार किसकी सरकार बन रही है। दोस्तों तो आइए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का यह महा एपिसोड। दोस्तों हम अपने ओपिनियन पोल की शुरुआत बिहार के एक बहुत ही शानदार विधानसभा क्षेत्र सिवान से करते हैं। सिवान की बात करें तो 2020 में सिवान से आरजेडी अवध बिहारी चौधरी जीते थे। उन्होंने बीजेपी के ओम प्रकाश यादव को हराया था। आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी की बात करें तो ये विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2020 के चुनाव में इन्होंने बीजेपी के ओम प्रकाश यादव को हराया था। अवध बिहारी चौधरी 1985 से लेकर 2005 तक लगातार सिवान के 20 सालों तक विधायक रहे। उसके बाद व्यासदेव प्रसाद ने भी 2005 से लगातार 3 बार जीत दर्ज की। 2020 के चुनाव की बात करें तो अवध बिहारी चौधरी जो कि आरजेडी के उम्मीदवार है, उनको 76,700 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव को कुल 74,000 वोट मिले थे। तो वोट का अंतर लगभग 2,000 का रहा था। आरजेडी के उम्मीदवार बिहारी चौधरी जो थे, उन्होंने बीजेपी के ओम प्रकाश यादव को लगभग 2,000 वोटों से हराया था। अब बात हम करते हैं इस बार के चुनाव की। तो आप जानते हैं कि सिवान वही इलाका है जहां पर मुसलमानों की अच्छी खासी आबादी है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर यादव भी एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वे आरजेडी के ही वोटर माने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद यादवों का कुछ वोट जो है वह एनडीए को भी जाता है। लेकिन इस बार की हम बात करें तो यहाँ पर आरजेडी अवध बिहारी चौधरी आगे दिख रहे हैं और उनके जीतने के अवसर बहुत ही ज्यादा है। हालांकि दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने भी सिवान के बाहुबली रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के शूटर को अपना उम्मीदवार बनाया है। काफी अच्छी खासी स्थिति मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर अवध बिहारी चौधरी जो है ये बीजेपी के और ओवैसी के उम्मीदवार दोनों से आगे तो दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आरजेडी के वोट, जो मुस्लिमों का वोट बैंक है, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ जा रहा है। इसलिए यहाँ पर अभी तक देखें तो यह आरजेडी और बीजेपी के उम्मीदवारों के बीच में यह सीट फंस तो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आरजेडी यहाँ से आगे दिख रही है। दोस्तों अगली बात करते हैं हम दानापुर विधानसभा क्षेत्र की, जहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार रीतलाल यादव हैं, जो कि जेल में बंद हैं इस वक्त। तो वहीं पर रामकृपाल यादव बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव लोकसभा चुनाव 2024 में हार चुके हैं। तो वहीं पर यहाँ के स्थानीय लोगों का यह मानना होता है कि भले ही रीतलाल यादव एक अपराधी नेता हों और वे जेल में हों, लेकिन इसके बावजूद ये आम लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए सदैव उनके बीच में होते हैं। अगर हम 2020 के चुनाव की बात करें तो रीतलाल यादव को कुल 89,895 वोट मिला था। तो वहीं पर बीजेपी के आशा देवी को कुल 73,971 वोट मिला था। यानी कि रीतलाल यादव ने आशा देवी को कुल 16,000 के लगभग वोटों से हराया था। तो देखा जाए तो यहाँ पर रीतलाल यादव इस बार भी काफ़ी बढ़त लिए हुए हैं रामकृपाल यादव से। लेकिन यहाँ पर दोनों ही यादव उम्मीदवार होने की वजह से यादव वोट जो है वह दोनों उम्मीदवारों के बीच में डिवाइड हो रहा है। लेकिन जो आरजेडी है वह यादव बेस्ड ही राजनीतिक दल है, इस वजह से रीतलाल यादव को यहाँ पर फायदा होता दिख रहा है। तो ये भी सीट जो है सिवान के साथ साथ दानापुर सीट भी है, जो यह भी आरजेडी की ही झोली में जा रही है। दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं मोरवा सीट की। तो मोरवा सीट इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ से जनसुराज की उम्मीदवार जागृति ठाकुर, जो कि कर्पूरी ठाकुर की पोती हैं, और इनकी वजह से मोरवा सीट बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। अगर हम मोरवा की बात करें तो यह समस्तीपुर जिला के अंतर्गत आता है और इस वक्त आरजेडी के रणविजय साहू यहाँ के मौजूदा विधायक हैं। तो यहाँ पर कुल 30% यादव वोटर्स हैं।
यादव और मुस्लिम जो हुए ये आरजेडी के कोर वोटर माने जाते हैं। इसी वजह से दोस्तों यहाँ के जो वोटर्स हैं उनका झुकाव आरजेडी की ओर हमेशा रहता है। इसके अलावा साथियों मोरवा सीट पर आरजेडी इसलिए और भी मजबूत हुई है क्योंकि आरजेडी की ओर से यानी कि महागठबंधन ने मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री के लिए नाम ऐलान किया हुआ है। इस वजह से मोरवा सीट भी आरजेडी के ही हक में जा रही है। तो इसीलिए दोस्तों मोरवा सीट से आरजेडी उम्मीदवार रणविजय साहू ही इस बार भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मोकामा सीट बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है, स्पेशली उस दिन से दुलार चंद यादव की हत्या हो गई थी गोली मारकर, और यह आरोप लगा था बाहुबली अनंत सिंह पर। कुछ जेडीयू के उम्मीदवार बाहुबली अनंत सिंह हैं, तो वहीं पर दूसरी ओर बीड़ा देवी हैं जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं और बाहुबली सूरजभान सिंह की वाइफ हैं। इसी वजह से यह सीट बहुत ही हार्ड प्रोफाइल वाली बन चुकी है। अभी तक जहां पर अनंत सिंह बहुत ज्यादा आगे दिख रहे थे, लेकिन इस हत्याकांड के बाद अनंत सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है और मोकामा सीट फिर सूरजभान सिंह की वाइफ बीड़ा देवी और अनंत सिंह के बीच में आकर उलझ जाती है, क्योंकि जन सुराज के जो उम्मीदवार हैं जेडीयू के वोटर्स को अपनी ओर खींच रहे हैं। अनंत सिंह मोकामा विधानसभा क्षेत्र से कुल 4 बार विधायक बन चुके हैं। 2022 में जब उनको अदालत से अयोग्य घोषित कर दिया गया था तो उनकी वाइफ नीलम देवी यहां से जीत गई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में वे आगे निकल गए थे। तो उनको लोग यहाँ पर छोटे सरकार बुलाते हैं क्योंकि उनकी यहाँ पर रॉबिन हुड वाली इमेज है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर दुलार चंद हत्याकांड के बाद सारा खेल ही यहाँ पर बदल चुका है और अब यह बड़ा ही मुश्किल है कि यहाँ पर अनंत सिंह क्या जीत पाएंगे या फिर बीड़ा देवी सूरजभान सिंह आरजेडी जीत पाएंगे। तो ऐसे में देखा जाए तो यह सीट अब अनंत सिंह और बीड़ा देवी यानी जेडीयू और बीड़ा देवी के बीच में आकर फंस चुका है। अभी के लिए यह बोलना कि यहाँ पर कौन जीत रहा है तो यह थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों हम अपने अगले सीट की बात करते हैं, सिमरी बख्तियारपुर। सिमरी बख्तियारपुर सीट जो है यहाँ पर 2020 में आरजेडी के यूसुफ सलाहुद्दीन जीते थे और यह जो सीट है यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी अधिक है। आरजेडी ने एक बार फिर से अपने मौजूदा विधायक यूसुफ को ही यहाँ से उम्मीदवार बनाया है और यूसुफ सलाहुद्दीन ही यहाँ से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र की, तो यहाँ से मुस्लिम के साथ साथ यादवों को भी संख्या काफी अच्छी है और इसी वजह से सिमरी बख्तियारपुर में आरजेडी हमेशा हावी रहती है। एनडीए की ओर से यहाँ पर एलजेपी रामविलास के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह है, लेकिन उनके जीतने के आसार उतने दिख नहीं रहे हैं। तो दोस्तों सिमरी बख्तियारपुर की सीट यह आरजेडी यानी महागठबंधन के ही झोले में जाती हुई दिख रही है। तो हम बात करेंगे अलीनगर विधानसभा क्षेत्र की। लोक गायिका मैथिली ठाकुर की वजह से यह सीट बहुत ही इम्पोर्टेंट बन चुकी है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर जो हैं यह बहुत ही फेमस सिंगर हैं। ये यूथ हैं, युवा है, अभी इनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं हुई है। लोगों का इनके साथ सहानुभूति भी है, युवाओं के बीच में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। बीजेपी ने इन्हीं सबको साधने के लिए मैथिली ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है। अलीनगर में आरजेडी ने मैथिली ठाकुर को हराने के लिए विनोद मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो विनोद मिश्रा की बात करें तो वे स्थानीय भी हैं और यहाँ की वे ब्राह्मण भी हैं। हालांकि देखा जाए तो मैथिली ठाकुर भी ब्राह्मण फैमिली से आती है, तो दोनों लोग ब्राह्मण हैं। इसके अलावा दोस्तों विनोद मिश्रा जो हैं वे वीआईपी के उम्मीदवार थे 2020 में, हालांकि वे हार गए थे और जिसके बाद हारने के बाद वे आरजेडी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन इस बार क्या है कि आरजेडी और वीआईपी दोनों एक साथ हैं, तो इससे विनोद मिश्रा को बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। और इसीलिए दोस्तों अलीनगर की यह सीट जो है न ही मैथिली के हक में जा रहा है और न ही विनोद मिश्रा के हक में। यह जो सीट है यह बीजेपी और आरजेडी के बीच में आकर अटक सी गई है। मैथिली ठाकुर और विनोद मिश्रा दोनों के बीच में जबरदस्त की टक्कर देखने को मिल रहा है। अगली सीट है ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर की हम बात करें तो यहाँ पर 26% यादव वोटर्स हैं जो कि आरजेडी के कोर वोटर होते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र की सबसे अच्छी बात यह रही है कि यहाँ के जो ब्राह्मण वोट हैं वे कांग्रेस को मिलते हैं, जबकि वीआईपी के खाते में यहाँ की केवट यानी मल्लाह वोट जाते हैं। यहाँ से एनडीए की ओर से एलजेपी-आर को यह सीट दिया गया है और एलजेपी ने यहाँ से हुलास पांडे को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो दोस्तों ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ पर आरजेडी का एमवाई समीकरण इतना ज़्यादा मजबूत है कि यह ब्रह्मपुर सीट जो है यह आरजेडी का सबसे सेफ यानी कि सबसे मजबूत और सुरक्षित सीट माना जाता है।
और यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार शंभुनाथ यादव ही इस बार भी विजयी होते हुए दिख रहे हैं। हरनौत जो कि नालंदा जिले में आता है, हरनौत की बात करें तो हरनौत में जेडीयू का लास्ट के 25 सालों से दबदबा बना हुआ है। यहाँ पर जेडीयू का ही उम्मीदवार हमेशा जीतता है और इस वक्त के जो विधायक हरि नारायण सिंह हैं वे लगातार 3 बार यहाँ से जीत चुके हैं। इस बार भी जेडीयू ने इन्हीं को अपना उम्मीदवार बनाया है और जेडीयू के हरि नारायण सिंह के खिलाफ यहाँ पर कांग्रेस ने अरुण बिंद को उतारा है। यह जो सीट है यह नालंदा जिले में आती है। यहाँ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आसपास का क्षेत्र है, तो यहाँ से जेडीयू बहुत ही ज्यादा मजबूत है और इसीलिए यह सीट जो है यह एनडीए यानी कि जेडीयू के ही झोले में जा रही है। तो हरनौत की सीट जेडीयू इस बार भी जीतती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हरि नारायण यहाँ से 9 बार विधायक बन चुके हैं। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल नहीं है। इसके साथ साथ नीतीश कुमार के होने का बहुत अच्छा खास प्रभाव रहता है, जिससे उनको सीधा इसमें लाभ होगा। दोस्तों हमारा अगला सीट है सबसे हॉट सीट्स और सबसे हाई वोल्टेज ड्रामा जहां पर देखने को मिल रहा है। सीट है राघोपुर का, जो कि वैशाली जिला के अंतर्गत आता है। यही वह सीट है जहां से लालू के बेटे और महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो माना जाए तो राघोपुर जो है यह आरजेडी का गढ़ है, लेकिन सबसे पहले 2025 चुनाव की करते हैं, जहां पर आरजेडी से तेजस्वी यादव हैं तो इनके खिलाफ बीजेपी से सतीश यादव हैं। ये भी एक यादव हैं और तेजस्वी यादव भी हैं। बीजेपी के सतीश यादव अच्छा खासा यादवों का वोट अपनी ओर ले सकते हैं। जन सुराज की चंचल सिंह है जो कि बीजेपी के सवर्ण वोट को अपनी ओर खींचने में यहाँ पर सफल होते दिख रहे हैं। दोस्तों राघोपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर 35% यादव वोटर्स हैं, जो कि निर्णायक भूमिका निभाते हैं यादव फैमिली यानी कि लालू फैमिली को जीत दिलाने में। इसके बाद 18% यहाँ पर दलित हैं, तो लगभग 17 से 18% ही सवर्ण जाति हैं। अब जो सवर्ण वोटर्स हैं ये जन सुराज और बीजेपी के बीच में डिवाइड होंगे, लेकिन 18% यह दलित वोटर्स हैं। वैसे तो ये आरजेडी और बीजेपी दोनों को मिलते हैं, लेकिन जो यादव वोटर्स हैं यह ज़्यादातर लालू फैमिली को देखकर ही वोट करते हैं। यादव वोटर्स होने की वजह से 1998 के बाद से ही यहाँ पर आरजेडी का दबदबा रहा है। इस सीट की बात करें तो यहाँ पर 5% मुसलमान भी रहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है, इंटरेस्टिंग चीज, कि साल 2010 के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार ने राबड़ी देवी को भी हरा दिया था। राबड़ी देवी जब हार सकती हैं तो यहाँ से तेजस्वी यादव भी हार सकते हैं, लेकिन यह होना बहुत ही मुश्किल है। बात 2020 के चुनाव की करते हैं तो देख सकते हैं आप लोग कि साल 2020 में हुए चुनाव में जहां पर आरजेडी के तेजस्वी यादव को 97,000 से ज्यादा वोट मिला था, तो वहीं पर सतीश कुमार को, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, इनको लगभग 59,000 यानी कि 60,000 के लगभग वोट मिला था। तो जीत का अंतर कम से कम 38,000 वोटों का था। तो जब हम बात कर लिए तेजस्वी यादव की, तो इनके भाई की भी हम इसी साथ कर लेते हैं और बात करते हैं महुआ विधानसभा सीट की। जेडी को छोड़ चुके हैं और उन्होंने अपनी एक नई नवेली पार्टी लॉन्च कर दिया है। तेजस्वी यादव ने मुकेश रोशन को चुनाव में उतारा है। वहीं पर एनडीए की बात करें तो एनडीए की ओर से यह सीट एलजेपी रामविलास को गया है, तो चिराग पासवान ने यहां से संजय सिंह को उतारा है। जिस तरह से राघोपुर एक हॉट सीट बना हुआ है, उसी तरह से महुआ विधानसभा क्षेत्र भी एक वीआईपी सीट बन चुका है। महुआ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यह आरजेडी का मजबूत क्षेत्र माना जाता है और जिसका फायदा इस बार तेज प्रताप को भी मिल रहा है। एक तो इस क्षेत्र में तेज प्रताप को लेकर सहानुभूति है लोगों की, और दूसरी चीज ये है कि यह है कि ये लालू के बेटे हैं, तो इन दोनों चीजों का इस बार काफी ज्यादा यहाँ पर इनको बेनिफिट हो रहा है। इतना ही नहीं साथियों, तेज प्रताप यादव ने इस महुआ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलपमेंट विकास का काम किया है, जिस वजह से लोगों के बीच में बहुत ही ज्यादा फेमस लोकप्रिय हो चुके हैं। इन्होंने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनवाया है, इसके अलावा यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रोड का भी काम अच्छे से करवाया है। इसलिए यहाँ के लोग तेज प्रताप यादव से बहुत ज्यादा खुश हैं। आरजेडी का वोट बैंक जो है वह तो तेज प्रताप के फेवर में ही है। एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार एलजेपी आर के हैं संजय सिंह,
वे दूसरे नंबर पर है, लेकिन यह जो सीट है यह आरजेडी नहीं जीत रही है। यह सीट दोस्तों तेज प्रताप यादव जीत रहे हैं। 2020 के चुनाव की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि आरजेडी के उम्मीदवार थे मुकेश कुमार रोशन, जो कि इस बार भी उम्मीदवार हैं आरजेडी की ओर से। उनको उस साल 62,000 से ज्यादा वोट मिला था। तो जेडीयू के उम्मीदवार आसमा परवीन रही थी और ये दूसरे नंबर पर रही थी। इनको कुल 49,000 के लगभग वोट मिला था, यानी कि 13,500 वोटों से मुकेश रोशन ने जेडीयू को यहां पर हराया था। तो हम बात एक और सीट की करते हैं जो कि हाई प्रोफाइल और वीआईपी सीट है, और यह मुंगेर जिला का साथियों तारापुर विधानसभा सीट है। यहाँ से बीजेपी के सम्राट चौधरी उम्मीदवार हैं, तो आरजेडी के अरुण कुमार साव यहाँ से उम्मीदवार हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी बिहार में सबसे दिग्गज नेता हैं और इसलिए ये यहाँ से बड़े ही अच्छे खासे अंतर से आरजेडी को हरा रहे हैं। दोस्तों बात हम अगले विधानसभा सीट की करते हैं, रघुनाथपुर, जो कि सिवान जिला के अंदर आता है। आरजेडी के उम्मीदवार ओसामा साहब की, जो कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं। ओसामा की वजह से रघुनाथपुर बड़ा ही इंपॉर्टेंट सीट बन चुका है इस बार का, जहां पर मुस्लिम वोटर्स ओसामा साहब के साथ सहानुभूति के साथ हैं, तो वहीं यहाँ के यादव वोटर्स हैं उनका भी साथ महागठबंधन यानी आरजेडी को मिला हुआ है। रघुनाथपुर जो सीट है यह एनडीए के हक में जेडीयू के झोले में गई है और जेडीयू ने यहां से विकास कुमार सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। सिवान जिले का यह रघुनाथपुर सीट आरजेडी का गढ़ माना जाता है। यहां से लगातार 2 बार हरिशंकर यादव जीते हैं, जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं। हरिशंकर यादव ने ही यह लालू यादव से निवेदन किया था कि इस बार यह सीट उनको न देकर यह सीट रघुनाथपुर की सीट जो है यह शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को दिया जाए, और इसीलिए लालू यादव ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को मैदान में उतारा है। यह सीट जो है आरजेडी का गढ़ है, लेकिन इस बार जेडीयू के उम्मीदवार जीशु सिंह जो हैं इनको अच्छा खासा चैलेंज कर रहे हैं। सिवान की सीट आरजेडी तो जीत रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जेडीयू यहां अच्छे से फाइट तो कर रही है। दोस्तों अगर हम 2020 के चुनाव और रघुनाथपुर क्षेत्र की बात करें तो आरजेडी के उम्मीदवार हरिशंकर यादव थे, जो कि उस वक्त भी मौजूदा विधायक थे। इन्होंने एलजेपी के मनोज कुमार सिंह को हराया था और हरिशंकर यादव को कुल 68,000 के लगभग वोट मिला था, जबकि मनोज कुमार सिंह को लगभग 49,792 वोट मिला था। तो जीत का अंतर लगभग 18,000 था। एक और वीआईपी सीट की बात करते हैं जिसका नाम है बक्सर विधानसभा सीट। यह सीट इसलिए इस बार चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि यहाँ के भूतपूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा, जो कि वीआरएस रिटायरमेंट लेकर लोकसभा का चुनाव इन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ा था, लेकिन ये हार गए थे। हालांकि फिर बाद में बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और बीजेपी इनको यहाँ से बक्सर से विधानसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाती है। आनंद मिश्रा अच्छे खासे दम से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये एक अच्छे खासे अधिकारी भी थे। युवाओं के बीच में आनंद मिश्रा जो हैं बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। ये भूतपूर्व आईपीएस रह चुके हैं। वहीं से महागठबंधन की ओर से बक्सर का सीट जो है ये कांग्रेस के पास था, तो यहाँ से कांग्रेस ने एक ब्राह्मण चेहरे को यानी संजय तिवारी को ही उतारा है। हालांकि यह जो सीट है यहाँ पर बीएसपी का भी अच्छा खासा वोट बैंक है, इसलिए बीएसपी ने भी अभिमन्यु कुशवाहा को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। जो बक्सर की सीट है यह आनंद मिश्रा बीजेपी को ज़्यादा दिख रही है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर आनंद मिश्रा, संजय तिवारी और अभिमन्यु कुशवाहा के बीच में यह सीट फंसती हुई भी नजर आ रही है। संजय तिवारी लगातार यहाँ से 2 बार जीत चुके हैं। इस वक्त के वे मौजूदा विधायक भी हैं और लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ से आनंद मिश्रा आगे चल रहे हैं क्योंकि उनके पास यूथ का पूरा सपोर्ट है। हम उस सीट की बात करते हैं जहाँ से बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा चुनाव लड़ते थे, यानी कि झंझारपुर सीट। झंझारपुर सीट ने ही 1972 में बिहार को नया मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के नाम पर दिया था। 1972 से लेकर 1990 तक इसी सीट से जगन्नाथ मिश्र ही चुनाव लड़े थे और हर बार जीते थे। फिर उनका बेटा नीतीश मिश्र इस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने लगा और हर बार जीतता गया। 2025 की बात करें तो इस बार भी नीतीश मिश्र को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा दोस्तों सीपीआई से यहाँ पर राम नारायण यादव और जन सुराज से केशव चंद्र भंडारी मैदान में हैं। क्योंकि दोस्तों यह सीट जो है यह जगन्नाथ मिश्र की रही है, हमेशा से इस सीट पर उनके फैमिली का दबदबा रहा है, तो यहाँ से इस बार नीतीश मिश्र यानी कि बीजेपी की ही जीत हो रही है। अब दोस्तों अगली सीट की बात करते हैं यानी कि कल्याणपुर की, तो यहाँ से जेडीयू जीत रही है। जेडीयू के उम्मीदवार महेश्वर हजारी है। इसके अलावा दोस्तों यह सीट महागठबंधन में
सीपीआई एमएल के खाते में गया है, जहां से रंजीत राम उम्मीदवार हैं, लेकिन यह सीट जेडीयू के ही खाते में जा रही है। यह सीट जेडीयू के ही खाते में जा रही है, जहां से जेडीयू के उम्मीदवार महेश्वर हजारी जीत रहे हैं। दोस्तों अब हम अगले सीट की बात करते हैं, जाले की, जहां से भाजपा के दिग्गज नेता और बिहार कैबिनेट में मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा है, तो वहीं पर दूसरी ओर महागठबंधन की ओर से ऋषि मिश्रा भी है। दोनों उम्मीदवार ब्राह्मण फैमिली से हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यह सीट बीजेपी ही इस बार भी जीत रही है। हिलसा सीट की बात करूं तो दोस्तों इस बार आरजेडी के शक्ति सिंह यादव हैं, तो वहीं पर जेडीयू से कृष्ण मुरारी शरण हैं, जेएसपी के उमेश कुमार हैं, तो एलजेपी के कुमार नीरज हैं। हिलसा की सीट जो है यह जेडीयू का गढ़ मानी जाती है, इस वजह से यहाँ इस बार भी हिलसा की सीट एनडीए के खाते में यानी कि जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण ही जीत रहे हैं। 2020 के चुनाव की बात करूं तो यहाँ पर जेडीयू उम्मीदवार कृष्ण मुरारी को 61,848 वोट मिला था, तो आरजेडी के शक्ति सिंह यादव को 61,836 वोट मिला था, यानी जीत का अंतर सिर्फ 12 वोटों का था। दोस्तों इस बार एलजेपी आर के साथ आ जाने से हिलसा सीट जो है यह जेडीयू आसानी से जीत सकती है। छपरा विधानसभा सीट, जहां से भोजपुरी सिंगर खेसारी लाल यादव के होने से यह सीट बहुत ही हार्ड प्रोफाइल की बन गई है। हालांकि बात करें तो दोस्तों यह छपरा की सीट जो है यह बीजेपी का गढ़ माना जाता है। बीजेपी यहां पर सवर्णों की वजह से बहुत ही ज्यादा मजबूत है। आपको बता दें कि यह सीट जो है यह सादर जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ से बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को भी हराया था। उसके बाद बात करें तो यहाँ से सीएन गुप्ता इस समय मौजूदा विधायक है, वे लगातार 2 बार यहाँ से विधायक बन चुके हैं, लेकिन इस बार छोटी कुमारी बीजेपी की उम्मीदवार हैं। 2020 के चुनाव की बात करें तो सीएन गुप्ता को कुल लगभग 76,000 वोट मिला था, तो वहीं पर आरजेडी के रणधीर सिंह को कुल 68,939 वोट मिला था। जीत का अंतर लगभग 6,500 का था। लेकिन दोस्तों ऐसे में ये बोलना कि छपरा सीट क्या इस बार भी बीजेपी जीत पाएगी या फिर खेसारी लाल यादव की लोगों के बीच में जो लोकप्रियता है उससे यह सीट आरजेडी के झोली में जाएगी, तो यह सीट बीजेपी और आरजेडी के बीच में बहुत अच्छी तरीके से फंस चुकी है। तो दोस्तों इसीलिए इस सीट को लेकर अभी जीत और हार की बात को फाइनलाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि आरजेडी के खेसारी लाल यादव और बीजेपी के छोटी कुमारी के बीच में जबरदस्त की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब दोस्तों अगला सीट की बात करते हैं, आरा विधानसभा सीट। तो इस बार के चुनाव की बात करें तो बीजेपी के यहाँ से संजय सिंह है, तो सीपीआई की कयामुद्दीन अंसारी हैं, यहीं पर जनसुराज के विजय गुप्ता है। आरा सीट यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। आरा सीट जो है यह बीजेपी का एपिक सेंटर यानी कि गढ़ माना जाता है। यहाँ पर राजपूतों के साथ साथ दूसरे सवर्ण जातियों का दबदबा बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसी विधानसभा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर राजपूत हो, भूमिहार हो या फिर ब्राह्मण हो, वहां पर बीजेपी हावी रहती है। ऐसे में आरा वाली सीट जो है यहाँ भी बीजेपी हावी ही है। 2020 के चुनाव की अगर हम बात करें तो बीजेपी के अमरिंदर सिंह को यहाँ पर 71,781 वोट मिला था, जबकि सीपीआई एमएल के अंसारी को यहाँ पर 68,700 वोट के आसपास मिला था। तो आप देख सकते हैं कि जीत का अंतर उतना है नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी सीपीआई एमएल बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर अपना दबदबा बनाती है। जो आरजेडी के यादव वोटर्स हैं वे भी सीपीआई के ही उम्मीदवार को वोट करेंगे। आरा का सीट भले ही बीजेपी का गढ़ रहा हो, लेकिन तो इस बार बीजेपी के लिए यह आसान नहीं दिख रहा है। वहीं पर 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी के मोहम्मद नवाज आलम को 70,000 वोट मिला था, तो बीजेपी दूसरे स्थान पर रही थी। 2010 की बात करें तो अमरिंदर सिंह बीजेपी की जीत गए थे, जबकि एलजेपी के उम्मीदवार श्री कुमार सिंह को 37,000 वोट मिला था। कयामुद्दीन अंसारी को अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सीट की ओर, यानी कि शाहपुर विधानसभा सीट, जहां से भाजपा के राकेश रंजन ओझा हैं, तो आरजेडी के राहुल तिवारी हैं, वहीं पर जनसुराज के डॉक्टर पदम ओझा हैं। यहाँ पर यादव वोटर्स की संख्या बहुत ही ज्यादा है और वे निर्णायक स्थिति में हैं, इसीलिए यहाँ पर आरजेडी हमेशा मजबूत होती है। 2020 चुनाव की बात करें तो आरजेडी ही यहाँ से जीती थी, और इस बार भी यादव और मुस्लिम वोटर्स एकजुट होने की वजह से यहाँ पर शाहपुर सीट पर आरजेडी यानी कि महागठबंधन ही जीत रही है। जबकि बीजेपी के जो सवर्ण वोटर्स हैं वे बीजेपी और जनसुराज से उम्मीदवारों के बीच में डिवाइड हो रहे हैं, जिसका सीधा फायदा आरजेडी को हो रहा है। जगदीशपुर सीट की बात करें तो यह सीट एनडीए में जेडीयू को गई है, तो महागठबंधन में आरजेडी को मिला है।
इस बार जेडीयू के उम्मीदवार यहां से भगवान सिंह हैं तो आरजेडी के किशोर कुणाल हैं, जबकि जनसुराज के अंटू सिंह हैं। यादव वोटर्स बहुसंख्यक में है। 2020 में आरजेडी ही जीती थी, तो इस बार भी आरजेडी ही यहां से मजबूत स्थिति में दिख रही है। संदेश विधानसभा सीट की तो यहां से इस बार राधा चरण शाह हैं, तो आरजेडी से दीपू सिंह है, वहीं पर जनसुराज से राजीव सिंह है। यहाँ पर यमुआई समीकरण आरजेडी का बहुत ही अच्छा खासा होने की वजह से यह भी सीट जो है आरजेडी ही जीत रही है। अब दोस्तों बात करते हैं रोहतास जिले की काराकट विधानसभा क्षेत्र, जहां से ज्योति सिंह जो कि एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, उनके होने से यह सीट लाइमलाइट में आ चुका है। ज्योति सिंह वही है जिनका विवाद भोजपुरी सिंगर और स्टार पवन सिंह के साथ देखने को मिल रहा है। ज्योति सिंह के साथ यहां की महिलाओं की सहानुभूति है। इधर जेडीयू के उम्मीदवार महाबली सिंह हैं, तो सीपीआई एमएल के डॉक्टर अरुण कुमार हैं, और इस वजह से यह जो सीट है जेडीयू सीपीआई एमएल और ज्योति सिंह के बीच में आकर फंस गई है, और यहाँ पर तीनों के बीच में जबरदस्त का टक्कर देखने को मिल रहा है। 2020 के चुनाव की बात करें तो यहाँ से सीपीआई एमएल के उम्मीदवार अरुण सिंह को 82,700 वोट मिले थे, तो बीजेपी के राजेश्वर राज को 64,511 वोट मिले थे। यह सीट सीपीआई एमएल लगभग 18,189 वोटों से जीत गई थी। हम मौजूदा स्थिति की बात करते हैं तो सीपीआई एमएल के इस वक्त के जो विधायक हैं अरुण कुमार, उनसे लोग बहुत ही ज्यादा नाराज हैं, और उधर जेडीयू के उम्मीदवार महाबली सिंह को लोगों का अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और उधर ज्योति सिंह लोगों के बीच में काफी ज्यादा इस वक्त लोकप्रिय हो चुकी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यह जो रोहतास जिले का काराकट विधानसभा क्षेत्र है, त्रिकोणीय श्रृंखला बन चुकी है। तो अगली बात करते हैं इमामगंज, जो कि गया जिला में आता है। यहाँ से हम की उम्मीदवार दीपा मांझी हैं, और दीपा मांझी वही है जीतन राम मांझी की बहू हैं ये, और इस वक्त की मौजूदा विधायक भी हैं, और साथ साथ आरजेडी की ओर से रितु चौधरी है। यह जो सीट है इमामगंज का, यहाँ से जीतन राम मांझी अक्सर जीतते आए हैं। 2024 में जब वे लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं और सांसद बन जाते हैं, तो यह सीट जो थी यह वैकेट हो जाती है, जिसके बाद उपचुनाव होता है, और यहाँ से दीपा मांझी अच्छे खासे वोटों से जीत जाती है। इमामगंज में जीतन राम मांझी का अच्छा खासा दबदबा रहता है, इसलिए यहाँ से दीपा मांझी 2024 इलेक्शन भी आसानी से जीत गई थी, और इस बार भी जीतने की उनके सबसे अच्छा खासा अवसर भी दिख रहा है। तो जनसुराज ने भी यहाँ से डॉक्टर अजीत कुमार को उतारा है, ले तो इन सब को देखते हुए दीपा मांझी ही यहाँ से काफी आगे दिख रही है। इमामगंज के जो दलित वोटर्स हैं वे तो हम के ही यानी कि जीतन राम मांझी के ही कोर वोटर माने जाते हैं। इसके साथ साथ एनडीए और बीजेपी का जो सवर्ण दल है वह भी इनके साथ रहेगा। दोस्तों अगली सीट की बात करते हैं, औरंगाबाद जिले का कुटुंबा सीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सीट यहाँ के राजेश राम जो कि कांग्रेस बिहार के अध्यक्ष हैं, समय मौजूदा विधायक हैं, और इस बार वे उम्मीदवार भी हैं। उधर एनडीए की बात करें तो एनडीए की ओर से यहाँ पर ललन राम हैं, जो कि हम के एक दिग्गज नेता है। यह जो क्षेत्र है यहाँ पर कांग्रेस के राजेश राम जो कि अध्यक्ष भी हैं बिहार के, वे इस वक्त मौजूदा विधायक तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ के लोगों में उनको लेकर बहुत ही ज्यादा नाराजगी है। यहाँ की जो जनता है वो राजेश राम से बहुत ही ज्यादा नाखुश है, नाराज है, और ऐसे में लग रहा है कि यह जो सीट है यह हम के उम्मीदवार ललन राम बड़े ही आसानी के साथ जीत सकते हैं। आप जानते हैं कि यहाँ पर यादव अच्छे खासे नंबर में हैं, लेकिन जो यादव हैं ये राजेश कुमार से बहुत ही ज्यादा नाराज हैं। 2020 के चुनाव में ललन राम इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, और उन्होंने चुनाव लड़ा था, उन्हें कुल 20,000 वोट मिला था। एनडीए के सौर भुइया को 34,000 वोट मिला था, तो इन दोनों को वोट अगर जोड़ दिया जाए तो ये हो जाता है 54,000। तो इस हिसाब से देखे, जबकि ललन राम इस बार एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में उनका जीतना ना आसान लग रहा है, क्योंकि यहाँ के जो सवर्ण वोटर हैं उनको एनडीए का अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा ही। तो दोस्तों कुटुंबा से राजेश राम जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं वे जीत गए थे, और उनको कुल लगभग 51,000 वोट मिला था, जबकि हम के सवर्ण भुइया को लगभग 34,000 वोट मिला था, और राजेश राम 16,653 वोटों से जीत गए थे। हालांकि राजेश राम को लेकर यहाँ की जनता बहुत ही ज्यादा इनसे नाखुश है, इसका इनको बहुत ही भारी नुकसान हो सकता है। नवादा जिले की नवादा सीट की, जहां से जेडीयू की उम्मीदवार विभा देवी है,
तो आरजेडी के यहाँ पर कौशल यादव हैं और जन सुराज के डॉक्टर अनुज हैं। जेडीयू की उम्मीदवार जो विभा देवी हैं, यहाँ की ये मौजूदा विधायक है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये 2020 में जब जीती थी तो उस वक्त विभा देवी आरजेडी में थी, लेकिन अभी कुछ ही समय हुआ ये जेडीयू में आ चुकी हैं और जेडीयू ने इनको अपना उम्मीदवार भी बना लिया है। यादव की संख्या बहुत ही अच्छी खासी है, यहाँ पर आरजेडी आसानी से जीत जाती है। यहाँ पर आरजेडी के उम्मीदवार कौशल यादव आसानी से जीत सकते हैं। अगर विभा देवी आरजेडी में होती तो दोबारा हो सकता था, विधायक बन सकती थी, लेकिन चूंकि ये जेडीयू में आ चुकी है और यहाँ पर यादवों की संख्या काफी अच्छी है, इस वजह से नवादा सीट जो है आरजेडी के झोली में जा सकती है। 2020 के चुनाव की बात करें नवादा विधानसभा क्षेत्र की, तो विभा देवी जो उस वक्त आरजेडी में थी उनको कुल 72,435 वोट मिले थे। वहीं पर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार श्रवण कुमार को 46,125 वोट मिले थे और दूसरे नंबर पर रहे थे, तो जीत का मार्जिन 26,000 था। आरजेडी को यहाँ पर एक मजबूत जनाधार मिलता है रोहतस जिले की करगहर सीट से। यहाँ पर देखें तो संतोष मिश्रा हैं कांग्रेस के, यानी कि महागठबंधन की ओर से, वहीं पर जेडीयू के वशिष्ठ सिंह हैं, तो जन सुराज के सिंगर भोजपुरी गायक रितेश पांडे हैं। यह जो मुकाबला है यह इन्हीं तीनों उम्मीदवारों के बीच में फंस गया। यहाँ से संतोष मिश्रा जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार हैं वे आगे चल रहे हैं और उनके ही जीतने की ज्यादा अवसर यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि रितेश भले ही एक भोजपुरी सिंगर है, उनका नाम है लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में उनका जबरदस्त का फैन फॉलोइंग है, लेकिन इसके बावजूद भी जन सुराज उम्मीदवार रितेश सिंगर अच्छा खासा यहाँ पर कुछ परफॉर्म नहीं करते हुए दिख रहे हैं। आगे अगर हम बात करें तो संतोष मिश्रा जो हैं इस वक्त के मौजूदा विधायक भी हैं। संतोष मिश्रा ने काफी अच्छा खासा अपने क्षेत्र में काम किया है और जिसका फायदा इनको इस चुनाव में देखने को मिला। जो सवर्ण वोटर्स हैं ये जेडीयू और जन सुराज के बीच में डिवाइड होने की वजह से इसका सीधा फायदा संतोष मिश्रा को होगा और रोहतस जिले की यह करगहर सीट जो है यह संतोष मिश्रा यानी कि कांग्रेस के झोली में जा रही है। 2020 के चुनाव की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि संतोष मिश्रा को लगभग 60,000 वोट मिला था, तो वहीं पर जेडीयू के वशिष्ठ सिंह को लगभग 56,000 वोट मिला था, जो कि जीत का अंतर लगभग 4,000 वोटों का था। तो महानार विधानसभा जो कि वैशाली क्षेत्र में आता है। 2020 के चुनाव की बात करें तो आरजेडी के उम्मीदवार बीड़ा सिंह ने जेडीयू उम्मीदवार उमेश कुशवाहा को लगभग 4.9% यानी कि 7,947 वोटों के अंतर से हरा दिया था। तो यह जो सीट है महानार की यह बड़ी ही इंटरेस्टिंग सीट है। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यह जो सीट है यहाँ से कोई एक नेता, कोई एक दल आज तक अपना दबदबा नहीं बना पाया है। कभी बीजेपी जीती है तो कभी आरजेडी, कभी हर बार एक नया नेता ही जीतता है। ऐसे में यह जो महानार की सीट है बड़ी ही इंटरेस्टिंग बन जाती है क्योंकि कोई भी एक सिंगल नेता लगातार 2 चुनाव नहीं जीता है। यहाँ से वही जीता है जो एक समाजवादी अच्छा नेता है। तो ऐसे में देखा जाए तो विपिन सर एक समाजवादी नेता है, इस वजह से इनके जीतने के अवसर यहाँ पर दिख रहा है। 2020 के चुनाव के दौरान यहाँ पर कुल 3 लाख से भी ज्यादा के मतदाता थे और इसमें से 19,445 मुस्लिम मतदाता थे, जबकि 65,470 अनुसूचित जात से आने वाले मतदाता थे। इस बार की अगर हम बात करें 2025 के, तो जेडीयू से उमेश सिंह मैदान में है, आरजेडी से रविंद्र कुमार सिंह है, तो वहीं पर विपिन सर स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर उभरे हैं। उनकी लोकप्रियता और फैन फॉलोइंग लोगों में जबरदस्त की है। वे इस समय मुखिया भी हैं अपने गांव के, तो यह बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। यह जो महानार विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पर कौन सा उम्मीदवार जीतेगा यह अभी के लिए बोलना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर खेल जो है यह जेडीयू, आरजेडी और विपिन सर के बीच में आकर पूरी तरह से फंस चुकी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सीमांचल क्षेत्र की अमौद विधानसभा क्षेत्र की, जहां से एआईएमआईएम के इकलौते विधायक अख्तरुल इमाम असदुद्दीन ओवैसी के सबसे बड़े सेना नायक बने हुए हैं, तो वहीं पर जेडीयू के सवाद जफर हैं। अमौद विधानसभा क्षेत्र जो है यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी बहुत अच्छी खासी है, इसलिए एआईएमआईएम यहाँ से बहुत अच्छी खासी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और अख्तरुल ईमान के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लोगों का अच्छा खासा सपोर्ट है। तो यह जो अमौद की सीट है यहाँ इस बार भी कि मौजूदा विधायक अख्तरुल ईमान ही जीत सकते हैं। 2020 के चुनाव की अगर हम बात करें तो अख्तरुल इमाम ने
जेडीयू उम्मीदवार सबा जफर को लगभग 52,000 वोटों से हराया था। बहुत बड़ा अंतर था। देख सकते हैं कि इस सबा जफर के दोगुने वोट हासिल किया था अख्तरुल ईमान ने। हम बात करते हैं धमदाहा विधानसभा क्षेत्र की, जहां से आरजेडी के संतोष कुशवाहा उम्मीदवार हैं, तो वहीं से जेडीयू की लेसी सिंह है। लेसी सिंह जो कि नीतीश की गवर्नमेंट में एक मंत्री भी हैं और यहाँ से वे आगे चल रही हैं। संतोष कुशवाहा इस क्षेत्र के सांसद रह चुके हैं, लेकिन वे लेसी सिंह से पीछे चल रहे हैं। लेसी सिंह ने इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा खासा काम किया हुआ, जिस वजह से इनको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। संतोष कुशवाहा जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं, इनको यमवाई समीकरण का साथ तो मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लेसी सिंह यहाँ से आगे निकल रही है। 2020 के चुनाव की हम बात करें तो जेडीयू की लेसी सिंह को 97,000 वोट मिला था, जबकि आरजेडी के दिलीप कुमार को लगभग 63,000 के आसपास वोट मिला था। तो यहाँ इस बार भी लेसी सिंह जो है वे बड़ी अच्छे खासे नंबर से जीत रही हैं। आगे बात करते हैं बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर सीपीआई एमएल बहुत ही मजबूत है। इस सीट पर दोस्तों सीपीआई एमएल बहुत ही मजबूत है। यहाँ से महबूब आलम जो हैं ये मौजूदा विधायक हैं और वे एलजेपी की संगीता देवी को आसानी से हराते हुए दिख रहे हैं। 2020 के चुनाव की बात करें तो महबूब आलम को कुल 1 लाख से भी ज्यादा वोट मिला था, जबकि वीआईपी के अरुण कुमार झा इनसे आधा ही वोट हासिल कर पाए। यह जो सीट है यहाँ पर बलरामपुर में सीपीआई एमएल बहुत ही मजबूत है और साथ साथ महागठबंधन के मुस्लिम यादवों का पूरा सपोर्ट है। इस वजह से महबूब आलम एक बार फिर से जीत कर इतिहास बनाने की राह पर निकल पड़े हैं। तो हम अंत में बात करते हैं बिहार चुनाव 2025 के फाइनल ओपिनियन की। और फाइनल ओपिनियन ये कहता है कि 6 नवंबर को जो 121 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाला है, उसमें 121 में से एनडीए के खाते में 76 से लेकर 78 सीटें जा सकती है, जबकि महागठबंधन के खाते में यानी आरजेडी के खाते में कुल 40 से लेकर 42 सीटें ही जा पाएंगी, जबकि लगभग 1 से लेकर 5 सीटें जो है वह अन्य के खाते में जाएंगी। तो जो 6 नवंबर को चुनाव हो रहा है उसमें एनडीए को अच्छा खासा लीड मिल रहा है और इस बेसिस पर एनडीए यहाँ से सरकार बनाती हुई दिख रही है। तो यहाँ पर देखें कि इस बार भी एनडीए की ही जीत हो रही है। अब बात करते हैं फेज 2, जिसमें 122 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। हाँ तो दोस्तों फेज 2 की बात करें जो कि 11 नवंबर को वोटिंग होगा। इसमें हम देखते हैं कि एनडीए को कुल 77 से लेकर 82 सीटें आएंगी, तो वहीं पर महागठबंधन को 35 से लेकर 42 ही आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि फेज 1 में भी एनडीए आगे, फेज 2 के भी वोटिंग में एनडीए आगे है। तो देखा जाए तो इस बार एनडीए पूरे बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाती हुई दिख रही है। यहाँ पर महागठबंधन एक बार फिर से सत्ता से बाहर ही रहेगी और यहाँ पर जो लालू यादव का सपना था कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बने, यह सपना उनका इस बार तो सपना ही बनकर रह जाएगा। एनडीए इस बार सत्ता में बनी रहेगी और एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। यह इनका रिकॉर्ड नंबर होगा जब वे मुख्यमंत्री का फिर से शपथ लेंगे। तो फेज 1 में भी एनडीए आगे, फेज 2 में भी एनडीए आगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है यह एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए, जेडीयू के लिए। बहुत ही अच्छी यह खुशखबरी है, बहुत ही अच्छा रुझान है एनडीए उम्मीदवारों के लिए, एनडीए घटक दलों के लिए कि उनकी सरकार फिर से एक बार बन रही है।